आज की वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि वो सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए अगर हम योगा सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं या फिर योगा से ज़्यादा फ़ायदा लेना चाहते हैं। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था द वेरी फर्स्ट स्टेप जो आप लोगों को लेना चाहिए योगा सीखने से पहले, और वो था मेडिकल रिपोर्ट कि आपको सबसे पहले अपना मेडिकल चेकअप करवाना चाहिए ताकि आपको आपके शरीर के बारे में पता चल जाए, और अगर किसी ऑर्गन की फंक्शनिंग में कुछ प्रॉब्लम है तो आपको ये ध्यान रहे कि योगा करते समय उस ऑर्गन को कोई डैमेज ना हो या फिर आप प्रॉपर प्रिकॉशन लेके रहें। तो ऐसी चीज़ें जो हम इन जनरल नहीं देख पाते हैं, जो शरीर के अंदर घट रही होती हैं, जो आगे जाके बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं, वो चीज़ें हमें पता चलती है मेडिकल रिपोर्ट से। तो इसीलिए चाहे आप योगा हो, चाहे आप जिम करने का प्लान कर रहे हो, स्विमिंग हो, साइक्लिंग हो, रनिंग हो, कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी करने से पहले आप लोग को मेडिकल चेकअप ज़रूर करवाना चाहिए। नहीं तो फिर चीज़ें गड़बड़ भी हो सकती हैं। तो ये तो था हमारा फर्स्ट स्टेप। आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड इम्पॉर्टेंट स्टेप जो हमें लेना चाहिए, और सेकंड इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि हमें ये जानना होगा कि हमारा बॉडी टाइप क्या है। तो आयुर्वेदा के हिसाब से 3 प्रकार के दोष होते हैं जिन जिन दोषों के बेस पे शरीर को अलग-अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जैसे कि वात डोमिनेटेड बॉडी होती है, फिर पित्त डोमिनेटेड बॉडी होती है, और फिर कफ डोमिनेटेड बॉडी होती है। इसको इंग्लिश में आप वात को बोल सकते हैं एक्टोमॉर्फ, और पित्त को बोल सकते हैं मेसोमॉर्फ, और कफ डोमिनेटेड बॉडी को बोल सकते हैं एंडोमॉर्फ। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप वात डोमिनेटेड हैं, पित्त या कफ डोमिनेटेड हैं? किसी को तो एक दोष का डोमिनेंस होता है, किसी को द्विदोष होते हैं, यानी कि किसी की बॉडी में वात और पित्त दोनों के सिम्पटम भी पाए जाते हैं, किसी की बॉडी में तीनों सिम्पटम पाए जाते हैं, वात, पित्त, कफ तीनों ही बिगड़े हुए होते हैं। तो ये आयुर्वेदा में बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है, और आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको ये और डिटेल में बताऊँगा। तो आज तो इंट्रोडक्टरी वीडियो है, तो आज मैं सिर्फ आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ जिससे आपको ये पता चल जाए कि योगा करते समय किन-किन बातों का बहुत क्लियरली आपको ध्यान देना है। तो अब वात डोमिनेटेड बॉडी कैसे पता चलेगी आपको कि आपकी है या नहीं है? तो आपको कुछ चीज़ें ऑब्ज़र्व करनी है। तो जो लोग वात डोमिनेटेड होते हैं, उनके शरीर ना बहुत पतले होते हैं। वो बहुत या तो पतले होंगे, शरीर में उनके मांस बहुत कम होगा, उनकी वेन्स दिखेंगी, बहुत ईज़िली दिखेंगी वेन्स, क्योंकि स्किन बहुत पतली होती है। उनकी स्किन बहुत ड्राई होती है, बाल बहुत ड्राई होते हैं, स्कैल्प ड्राई होती है, और अ, उनको ना नींद जो उनकी है ना डिस्टर्ब होती है, उनको प्रॉपर नींद नहीं आती है, उनकी उनकी नींद डिस्टर्ब होती रहती है, और उनको कोल्ड वेदर से थोड़ा एलर्जी होती है, कोल्ड वेदर में जाएँगे तो अनकम्फर्टेबल हो जाएँगे। तो ये कुछ सिम्पटम है जो वात डोमिनेटेड बॉडी के हैं। फिर आती है आपका पित्त डोमिनेटेड बॉडी। तो जो पित्त डोमिनेटेड होते हैं उनका सबसे पहला साइन है कि वो ना हीट डोमिनेटेड बॉडी होती है, यानी कि उनको ना अपने शरीर में बहुत हीट फील होगी। अगर कोई उनकी बॉडी को टच कर ले तो ऐसा लगेगा जैसे कि उस पर्टिकुलर आदमी को बुखार तो नहीं है, मतलब इतना उनका बॉडी का टेम्परेचर हाई रहता है, और स्पेशली उनका हथेलियों का एरिया और पैरों का एरिया बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। तो ये पहला साइन है पित्त डोमिनेटेड बॉडी का। इसके अलावा इन लोगों को स्किन डिजीज़ेज़ बहुत होती हैं, स्किन से रिलेटेड एलर्जी बहुत रहती है, इनको पिंपल का इश्यू रहता है, फोड़े फुंसियों का इश्यू रहता है। ये शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, बहुत फ़ास्ट-फ़ास्ट बात करते हैं, बहुत फ़ास्ट-फ़ास्ट काम करेंगे, खाना भी बहुत फ़ास्ट-फ़ास्ट खाएँगे। तो ये कुछ इनके सिम्पटम्स होते हैं। अब आते हैं हम लोग कफ डोमिनेटेड बॉडी पे। तो जो कफ डोमिनेटेड, हाँ, जो सॉरी, बैक टू पित्त डोमिनेटेड बॉडी। जो पित्त डोमिनेटेड लोग होते हैं उनका बॉडी फ्रेम ना नॉर्मल रहता है, उनकी हाइट भी नॉर्मल रहती है, नॉर्मल बॉडी टेक्सचर रहेगा, तो ये इन एवरेज में आ जाते हैं। अब आते हैं हम लोग कफ डोमिनेटेड पीपल। तो कफ डोमिनेटेड जो पीपल है ना वो मोटे होते हैं, या अगर मोटे नहीं होंगे, एक्सेसिव फैट नहीं होगा उनकी बॉडी में, तो उनका ना साइज़ बड़ा होगा, लंबे, चौड़े, हट्टे-कट्टे,
चौड़ी छाती, बड़े-बड़े हाथ, बड़े-बड़े पैर, बिग बॉडी फ्रेम रहेगा उनका। और अगर मोटे हैं तो उनको ना कफ एंड कोल्ड का बहुत प्रॉब्लम रहेगा। इन लोगों को भी एलर्जी होती है कोल्ड से। इनको हीट बहुत पसंद होती है, हीट के उसमें रहते हैं। ये लोग थोड़ा लेज़ी होते हैं, थोड़ा स्लो काम करने वाले होते हैं, आराम-आराम से खाएँगे, आराम-आराम से चलेंगे। क्यों? क्योंकि उसका एक रीज़न रहता है, शरीर इतना बड़ा है, या तो मोटे होते हैं तो बॉडी में फैट बहुत ज़्यादा होता है, इसकी वजह से इनकी बॉडी मूवमेंट बहुत स्लो होती है, या फिर शरीर बहुत लंबा-चौड़ा होता है, हैवी होती है, बोन्स मोटी होती हैं, तो इस वजह से इनका जो बॉडी मूवमेंट होता है वो स्लो होता है। ये इनकी स्किन ऑयली रहती है, स्कैल्प हो गया, इनके हेयर हो गए, इनका फेस हो गया, ये ऑयली ज़्यादा रहता है और फेयर कॉम्प्लेक्शन होते हैं, ये गोरे-चिट्टे ज़्यादा होते हैं, आँखें भी बड़ी-बड़ी होती हैं। तो ये कफ डोमिनेटेड जो लोग हैं, उनका साइन है। तो अब इससे आपको एक हल्का आइडिया आ जाएगा कि आप इन तीनों में से किस कैटेगरी में आते हैं। और ऐसा भी हो सकता है आपका द्विदोष भी हो सकता है, यानी कि आपकी बॉडी में कफ और पित्त का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, आपकी बॉडी में वात और कफ का भी हो सकता है, और पित्त और कफ का भी हो सकता है। तो ये कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, और किसी को तो तीनों दोष होते हैं, त्रिदोष उसको बोलते हैं। तो आयुर्वेदा में बहुत अच्छे से इसको डिस्क्राइब किया गया है। तो अब अगर आपको ये पता चल गया कि क्या बॉडी टाइप आपका है, तो इसके बाद आता है कि किस तरीके का योगा आपको करना चाहिए। तो देखिए, योगा में अलग-अलग चीज़ें हैं। योगा में सिंगल आसन है। सिंगल आसन का क्या मतलब है कि आप एक आसन को करते हैं, बहुत अच्छे से उसको करने का ट्राई करते हैं, तो उसके बाद आप थोड़ा ब्रेक लेते हैं। फिर आप दूसरे आसन को करते हैं, फिर आप ब्रेक लेते हैं। तो यहाँ पे आप पैरेलल लाइन कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। पैरेलल लाइन कॉन्सेप्ट मतलब कि रिस्टोरेशन एंड एग्जॉशन, वार्म अप एंड कूलिंग डाउन। बॉडी को वार्म अप करना, बॉडी को कूल डाउन करना, प्रॉपर तरीके से वार्म अप करना एंड प्रॉपर तरीके से कूल डाउन करना। इस थ्योरी को जब आप फॉलो करते हैं तो इसको बोलते हैं सिंगल आसन योगा प्रैक्टिसिंग। तो ये मैं आपको आगे सब डिटेल में बताऊंगा। आज इंट्रोडक्टरी वीडियो है, तो आज मैं शॉर्ट में आपको एक हल्की सी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। और पावर योगा होता है। पावर योगा में आप क्या करते हैं, बैक टू बैक आसन्स करते हैं, खूब ज़्यादा स्वेट आउट करने की कोशिश करते हैं, अपनी बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, अपनी बॉडी को चैलेंज करते हैं। तो ये एक तरीके का पावर योगा होता है। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, तो बहुत सारे तरीके से योगा किया जाता है। तो अब आते हैं कि अगर आप वात डोमिनेटेड हैं तो आपको कैसा योगा करना चाहिए। देखिए, वात डोमिनेटेड जो लोग हैं ना, वो फ्लेक्सिबल भी बहुत ज़्यादा होते हैं, उनकी जॉइंट्स बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, क्योंकि दुबले पतले होते हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी एक नेचुरल गिफ्ट रहता है इन लोगों को। तो इन लोगों को ना ऐसे आसन नहीं करने जिनसे इनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े, क्योंकि ये ऑलरेडी फ्लेक्सिबल है, और फ्लेक्सिबिलिटी लाके बॉडी को कोई फायदा नहीं होने वाला है, बॉडी में कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं। इसका रीज़न क्या है कि योगा सूत्रास बोलते हैं कि जो आपके शरीर में ऑलरेडी है, आप उस पे फोकस मत करिए। जो बॉडी में नहीं है, जो आपको अचीव करना चाहिए, उस पे फोकस करिए। तो यहाँ पे मैं बताऊंगा कि 5 एलिमेंट्स हैं जो योगा के थ्रू अचीव किए जाते हैं। योगा के थ्रू सबसे पहली चीज़ अचीव की जाती है आपका फ्लेक्सिबिलिटी, स्टेमिना सेकंड, स्ट्रेंथ आता है तीसरा, बैलेंस आता है चौथा, और बॉडी ब्यूटिफिकेशन आता है पांचवा। बॉडी ब्यूटिफिकेशन मतलब शरीर को सुंदर बनाना। तो जो वात डोमिनेटेड है, ये ऑलरेडी फ्लेक्सिबल है, तो इनको ऐसे आसन ज़्यादा नहीं करने चाहिए जिसमें ना फ्लेक्सिबिलिटी चैलेंज हो। ये इजीली कर लेंगे उन आसन को। और इनको ज़्यादा स्टैमिना पे भी काम नहीं करना है। इनका स्टैमिना, क्योंकि हल्की बॉडी है, तो हल्की बॉडी जिनकी भी रहेगी वो लंबे टाइम तक किसी भी काम को कर लेंगे। तो स्टैमिना और स्ट्रेंथ में ये डिफरेंस है। स्ट्रेंथ क्या होता है, आप एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए खूब ज़्यादा एनर्जी लगा के रिजल्ट पा लेते हैं। और स्टैमिना क्या होता है, आप थोड़ा-थोड़ा एनर्जी लॉन्ग टाइम तक लगा के रिजल्ट पाते हैं। तो फिर जैसे कि स्प्रिंट होता है, अगर आपने 100 मीटर की रेस की तो ये आपकी स्ट्रेंथ को चैलेंज करेगी, बट वहीं पर आपने 4 किलोमीटर की मैराथन की तो ये आपके स्टेमिना को चैलेंज करेगा। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेमिना एंड स्ट्रेंथ। तो वात डोमिनेटेड लोगों को फ्लेक्सिबिलिटी को छोड़ के, स्टेमिना को छोड़ के स्ट्रेंथ पे फोकस करना चाहिए और बैलेंस पे फोकस करना चाहिए। इनको बैलेंस बेस्ड आसन ज़्यादा करने चाहिए, इनको स्ट्रेंथ बेस्ड आसन ज़्यादा करने चाहिए, क्योंकि अगर ये स्ट्रेंथ बेस्ड आसन करेंगे तो जो इनके एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबल, एक्स्ट्रा मूवेबल जॉइंट्स हैं, उनकी ग्रिपिंग स्ट्रांग होगी, और वो ग्रिपिंग स्ट्रांग होने से इनकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और जब इनकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो इनका बॉडी मास मसल भी बढ़ेगा। और वो हालांकि डाइट पे भी डिपेंड करता है, बट एक तरीका ये भी है वर्कआउट के थ्रू आप कैसे अपनी बॉडी में मास बढ़ा सकते हैं। तो इनको
और बैलेंस बेस्ड कर रहे हैं। बैलेंस से क्या होगा, इनको सेंस ऑफ बैलेंसिंग आएगा, इनको पता, इनके शरीर को ये पता रहेगा कि क्या चीज़ की डिफिशियंसी है बॉडी में और उसको कैसे मैनेज किया जाए। क्योंकि जब आप बैलेंस बेस्ड आसन करते हैं तो पहले आपको फिजिकल बैलेंस की अवेयरनेस आती है, फिर मेंटल अवेयरनेस आती है, फिर इमोशनल अवेयरनेस आती है जो कि बढ़ती जाती है, और फिर आपको खाने से रिलेटेड अवेयरनेस भी आती है, जिससे आपको ये पता चलता है क्या मुझे खाना है क्या नहीं खाना है। और जब आपको ये अवेयरनेस आ जाती है तो आप ऐसा खाना खाते हैं जिससे आपका वात ना बढ़े बट आपका शरीर में एक इम्प्रूवमेंट आए, आपका शरीर हेल्दी और अच्छा बने। तो ठीक है, तो वात डोमिनेटेड लोग वहाँ, इनको पावर योगा भी नहीं करना है वात डोमिनेटेड पीपल को, क्योंकि ऑलरेडी फ्लेक्सिबल है, ऑलरेडी स्टेमिना इनका अच्छा रहता है। अगर ये लोग पावर योगा करेंगे, पावर योगा क्या होता है, आप बहुत ज़्यादा स्वेट करते हैं, बहुत ज़्यादा वार्म अप करते हैं, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट करते हैं अपनी बॉडी को, तो इनको ज़्यादा फायदा नहीं होगा और पतले हो जाएंगे और इनका वेट लॉस हो जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा बहुत से योगा करने वाले और योगा सिखाने वाले बहुत ज़्यादा पतले होते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि उनका शरीर ऑलरेडी पतला है तो कौन से आसन उनको करने चाहिए और नहीं करने चाहिए। तो कोई बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है तो वो मेल नरिश दिखता है, मतलब वो बीमार जैसे दिखते हैं। तो ज़्यादा पतला होना भी अच्छा नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या पता करना पड़ेगा, पहले आपको ये पता करना पड़ेगा आपका बॉडी टाइप क्या है, वात है, तो आपको वात इंक्रीज करने वाले आसन्स को, प्राणायाम्स को इग्नोर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा पहला जो बॉडी टाइप है वो हम कवर करते हैं। अब जाते हैं सेकंड पे, पित्त डोमिनेटेड। पित्त डोमिनेटेड जो लोग हैं उनको भी वात डोमिनेटेड लोगों जैसा ही वर्कआउट करना है। क्यों? क्योंकि जो पित्त डोमिनेटेड होते हैं उनके ना बॉडी में हीट का डोमिनेंस बहुत रहता है, यानी कि वो ऑलरेडी ना पम्प्ड अप रहते हैं, वो शॉर्ट टेम्पर, इसलिए वो शॉर्ट टेम्पर्ड भी होते हैं, एकदम से उनका ब्लड सर्कुलेशन हाई हो जाता है, उनको कोई भी चीज़ बोलो तो उनको गुस्सा आ जाता है एकदम से। तो पित्त डोमिनेटेड लोगों को भी पावर योगा इग्नोर करना है, क्योंकि अगर पावर योगा करेंगे और ज़्यादा स्वेट आउट करेंगे और ज़्यादा बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा तो उनका ना जो ये मूड स्विंग वाला जो इश्यू है और बॉडी की हीट वाला इश्यू है वो और बढ़ेगा, और इससे वो और इरिटेटिंग बनेंगे और ज़्यादा उनका बॉडी हीट बढ़ेगा, तो पित्त बढ़ जाएगा। पित्त बढ़ने से उनकी बहुत सी प्रॉब्लम्स जो है वो सुधरने के बदले और बिगड़ जाएंगी। और पित्त डोमिनेटेड पीपल का एक और प्रॉब्लम है, उनको स्वेट बहुत ज़्यादा आता है, वो बहुत ज़्यादा उनका पर्स्पिरेशन सिस्टम भी सुपर फास्ट होता है, क्योंकि हीट ज़्यादा है बॉडी में तो पसीना भी इजीली आ जाता है। तो इनको भी वही करना है। इनको तो पहली बात सिंगल आसन करना है। सिंगल आसन कैसे करना है, एक आसन किया, आराम से रुके, थोड़ा वेट किया, थोड़ा रिस्टोर किया एनर्जी को, और फिर दूसरे आसन को अप्रोच किया। अब आप ये कैसे डिसाइड करेंगे कि एक आसन से दूसरे आसन पे जाने के बीच में आपको कितना रेस्ट लेना है? यहाँ पे मेडिकल साइंस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यहाँ पे आपको 3 चीज़ का ध्यान देना है। जब भी आप एक आसन कर लें, आप उसमें बेस्ट एफर्ट लगाएं, तो क्या होगा, एक तो ये होगा कि आपकी ना हार्ट बीट बढ़ जाएगी 1, दूसरा क्या होगा, आपकी ब्रीदिंग फास्ट हो जाएगी 2, और तीसरा जब भी आप कोई आसन करेंगे तो आपकी स्पाइनल कॉर्ड इंगेज हो जाती है। तो इन तीनों को जब आप रिलैक्स कर लेंगे और ये 3 जब बहुत ही आपके अच्छी तरह से रिलैक्स हो जाएंगे, इसका मतलब होगा कि आपकी बॉडी अब रिलैक्स है, अब वो नेक्स्ट आसन करने के लिए रेडी है। तो जब भी आप एक आसन करें उसमें बेस्ट एफर्ट लगाएं, फिर वो आसन करने के बाद थोड़ी देर बैठें, आप चाहे तो पानी पी सकते हैं, आप चाहे तो एक लाइट वॉक कर सकते हैं, और इसको करते करते आप अपनी हार्ट बीट को ऑब्जर्व करिए। हार्ट बीट हाई है तो उसके नॉर्मल होने का वेट कीजिए 1, तो हार्ट बीट नॉर्मल हो जाएगी तो ब्लड सर्कुलेशन आपका कंट्रोल में आ गया। फिर आप ये देखिए आपकी ब्रीदिंग फास्ट है तो ब्रीदिंग के थोड़ा नॉर्मल आने दीजिए। जब ब्रीदिंग नॉर्मल आ जाएगी तो इसका मतलब आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम कंट्रोल में आ गया है, तो दूसरा सिस्टम सेफ। फिर आप अपनी स्पाइन को चेक करिए, थोड़ा मूव करके थोड़ा स्पाइन को चेक कीजिए। स्पाइन में 33 वर्टिब्रेज है टॉप टू बॉटम, उसको पूरा चेक कीजिए, और जब आपको लगता है स्पाइन भी थोड़ा रिलैक्स है तब दूसरे आसन पे जाइए। फिर दूसरा आसन भी पूरी शिद्दत से कीजिए, पूरी ताकत लगाइए, और फिर दूसरे आसन के बाद फिर ये थ्योरी अपनाइए। ये होती है सिंगल आसन थ्योरी, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। मैं इस तरीके से योगा सिखाता हूँ उन लोगों को जो लोग वात डोमिनेटेड या पित्त डोमिनेटेड है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपकी हीट भी बैलेंस में रहेगी, आपका जो पित्त है वो भी नहीं बढ़ेगा, और आप अपनी बॉडी को बेस्ट यूज भी कर पाएंगे और बॉडी को रिजल्ट भी मिलेगा। तो 2 चीज़ें हमेशा वो किसी वर्कआउट में काम करती हैं, प्रॉपर वार्म अप एंड प्रॉपर कूलिंग डाउन। लोग वार्म अप पे तो बहुत ध्यान देते हैं बट प्रॉपर कूलिंग डाउन पे ध्यान नहीं देते, यानी कि हम लोग एग्जॉशन पे तो ध्यान देते हैं, बॉडी को एग्जॉस्ट तो प्रॉपरली करते हैं, बट कूलिंग डाउन, रिस्टोरेशन, एनर्जी को रिस्टोर करने पे ध्यान नहीं देते। ये भी मैं आने वाले टाइम वीडियोस में आप लोगों को बताऊंगा कि रिस्टोरेशन कंप्लीट क्या है और एग्जॉशन कंप्लीट क्या है, इसको भी मैं आपको अच्छे से डिटेल में बताऊंगा।
तो ये हो गया पित्त डोमिनेटेड जो है इनको भी बैलेंस बेस्ड आसन करने चाहिए। क्यों? क्योंकि जब ये बैलेंस बेस्ड आसन करेंगे तो इनके अंदर स्टेबिलिटी आएगी। तो ये जो इनका टेम्परेचर बढ़ा रहता है, ब्लड प्रेशर जो हाई रहता है, जो इनका ये एकदम से लड़ने के लिए या फिर इनकी जो स्पीड बढ़ी रहती है बोलने में या खाने में, ये धीरे-धीरे स्लो डाउन होगी। इनको ऐसे प्राणायाम ज़्यादा करने चाहिए जो इनकी बॉडी को कूल डाउन करें, जैसे कि शीतली प्राणायाम हो गया, शीतकरी प्राणायाम हो गया, चंद्रनाड़ी प्राणायाम हो गया। आप लोग को मैं प्राणायाम की भी के लिए भी अलग से वीडियोस बनाऊंगा, वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा आगे जाके। तो पित्त डोमिनेटेड पीपल के लिए इस तरीके से होगा। ये भी पावर योगा को अवॉइड करेंगे, ये भी ओवर स्टिमुलेटिंग एक्टिविटीज को कम करेंगे, ज़्यादा एग्जॉस्ट करने वाले, ज़्यादा पसीने बहाने वाले योगा आसन को नहीं करेंगे या योगा प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे। अब आते हैं हम लोग लास्ट कफ डोमिनेटेड पीपल पे। इन लोगों को जो कफ डोमिनेटेड है, जो मोटे हैं, जिनकी बॉडी में अनवांटेड फैट है, जो बहुत बड़े शरीर वाले हैं, लंबे चौड़े हैं, इनको पावर योगा करना चाहिए। इनको पावर योगा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनको जो कफ डोमिनेटेड पीपल होते हैं ये ना थोड़ा शिथिल होते हैं। शिथिल मतलब हो जाता है थोड़ा स्लो होते हैं। तो इनको ना थोड़ा चार्ज अप करने के लिए, वार्म अप करने के लिए, इनको बूस्ट करने के लिए ना इनके 3 सिस्टम को रेगुलर चैलेंज करा जाना चाहिए। इनका ब्लड सर्कुलेशन रेगुलर चैलेंज किया जाना चाहिए, इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम रेगुलर चैलेंज किया जाना चाहिए और इनका नर्वस सिस्टम रेगुलर चैलेंज किया जाना चाहिए। जब ये इन तीनों सिस्टम को रेगुलर चैलेंज करेंगे तब जाके इनको ना बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे योगा से। क्यों? क्योंकि इनको ना सबसे ज़्यादा वेट का प्रॉब्लम रहता है और वेट आपका तभी रिड्यूस हो, अनवांटेड फैट बोलूँगा मैं, वेट तो नहीं, फैट आपका तभी रिड्यूस होगा जब आप ना इन 3 सिस्टम्स को, ब्लड सर्कुलेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम को चैलेंज करेंगे और बहुत अच्छे से चैलेंज करेंगे। और ये हो सकता है पावर योगा के थ्रू। क्यों? क्योंकि पावर योगा में आप रेस्ट कम करते हैं, रिस्टोरेशन कम करते हैं, एग्जॉशन ज़्यादा करते हैं और जब आप एग्जॉशन ज़्यादा करते हैं तो आप स्वेट आउट ज़्यादा होते हैं, आप थकते ज़्यादा हैं, आपके हार्ट बीट बढ़ जाती है, आपकी ब्रीदिंग हाई हो जाती है, आपके स्पाइनल कॉर्ड पे बहुत प्रेशर पड़ता है, स्पाइनल कॉर्ड की फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ दोनों चैलेंज होती हैं। तो ऐसे करके तब इनको रिजल्ट मिलता है। तो कफ डोमिनेटेड पीपल ये क्या करेंगे, ये एग्जॉशन पे ज़्यादा ध्यान देंगे। ये उस थ्योरी को फॉलो नहीं करेंगे कि एक आसन किया फिर आराम से रेस्ट किया, फिर दूसरा आसन किया आराम से रेस्ट किया, नहीं। तो ये तो ऑलरेडी स्लो है अपनी बॉडी को लेके, अपने सिस्टम को लेके। अभी बीच में रेस्ट करेंगे तो इनका सिस्टम और स्लो हो जाएगा और जो इन्होंने वार्म अप करके थोड़ा सा रिजल्ट पाने की कंडीशन में लाया होगा बॉडी को, वो कूल डाउन करके और वापस उल्टी हो जाएगी। तो आप लोग समझ रहे हैं कि शरीर कितना कॉम्प्लिकेटेड भी है, बट अगर आप इन बारीकियों को थोड़ा समझेंगे, थोड़ा पेशेंस रखेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो भी योगा कर रहे हैं या जो भी योगा सिखा रहे हैं, उनको योगा के अलावा 2 चीज़ की बहुत अच्छी और बहुत क्लियर नॉलेज होनी चाहिए। एक है आयुर्वेदा और दूसरा है मेडिकल साइंस। अगर आपको पता मेडिकल साइंस की नॉलेज नहीं है तो आप कैसे पता करेंगे कि मैं कफ डोमिनेटेड हूँ तो मुझे हार्ट बीट कितनी बढ़ानी है, मुझे स्पाइन को कितना चैलेंज करना है, मेरा ब्लड सर्कुलेशन कितना हाई जाना चाहिए, या फिर मैं पित्त डोमिनेटेड हूँ तो मेरी बॉडी का टेम्परेचर हाई जा रहा है तो उसको नॉर्मल टेम्परेचर में रख के मैं योगा आसन कैसे करूँ। क्योंकि जब एक बार आप अपने वात, पित्त और कफ को कंट्रोल कर लेंगे तो फिर आपको एडवांस लेवल पर भी जाना पड़ेगा। जब आप एडवांस लेवल का योगा करेंगे तो वहाँ पर ये बहाना नहीं चलेगा कि आपकी बॉडी वात डोमिनेटेड है, कफ डोमिनेटेड है, पित्त डोमिनेटेड है। वहां आपको वात पित्त कफ भी बैलेंस करना पड़ेगा और साथ में एडवांस आसन भी करने पड़ेंगे, जो आसन आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, स्टेबिलिटी, स्टेमिना को चैलेंज करेंगे। और जब आप इन चारों सिस्टम को चैलेंज करेंगे तब जाके 5वां जो स्टेप है वो आप अचीव कर पाएंगे, वो है बॉडी ब्यूटिफिकेशन। बॉडी ब्यूटिफिकेशन मीन्स सुंदर शरीर को अचीव करना। तो सुंदर शरीर तभी बनेगा अंदर से भी और बाहर से भी जब आप मेडिकल साइंस, आयुर्वेदा और योगा इन सबको डिटेल में लेके चलेंगे। तो आज मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि कैसे आपको सेकंड चीज़ ये फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है कि आपका बॉडी टाइप क्या है। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा आपका बॉडी टाइप क्या है तो आप मुझे क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं, मैं आप लोगों को आंसर बैक करूँगा। या फिर आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो आयुर्वेदा में एक्सपर्ट हो उनको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और मैं ये बोलना चाहूँगा जिससे भी आप योगा सीखने जा रहे हैं उनको भी ये नॉलेज होना चाहिए आयुर्वेदा का। अदरवाइज़ आपने देखा होगा बहुत से लोग बोलते हैं यार मैं इतने साल से वर्कआउट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, या इतने साल से मैं योगा कर रही हूँ, रिजल्ट तो नहीं आ रहे। रिजल्ट कैसे आएंगे जब आपको अपना बॉडी टाइप नहीं पता है। जब बॉडी टाइप ही नहीं पता है तो ये तो अंधेरे में तीर मारने वाली बात होगी, फिर तो रिजल्ट आने वाला ही नहीं। और जब तक आपको बॉडी टाइप नहीं पता चलेगा, आपको ये पता नहीं चलेगा कि आपको कौन से आसन करने, कौन से आसन नहीं करने,
और जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि कौन सा आसन आपको करके फ़ायदा होगा और कौन सा आसन नहीं करके आपको फ़ायदा होगा, तब तक ये टाइम वेस्ट ही होगा। तो अगर टाइम बचाना है तो एक अच्छी खासी नॉलेज के साथ योगा शुरू कीजिए। अभी आने वाले टाइम तक मैं आप लोगों को वर्बल डिस्क्रिप्शन ही दूँगा। देन आई विल स्टार्ट विद बेसिक आसन। बेसिक आसन कैसे करने हैं, कौन से आसन किसको करने हैं, कौन से आसन किसको नहीं करने, कौन से आसन से आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, कौन से आसन से आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, कौन से आसन से आपका शरीर सुंदर बनेगा, कौन सा प्राणायाम आपको करना है, कौन सा प्राणायाम नहीं करना है, आपको ऑर्गन्स के लिए कौन सा करना है, आपको लंग्स के लिए कौन सा करना है, स्पाइनल कॉर्ड को के लिए कैसा करना है, आपको कोई इंजरी हुई तो उसकी रिकवरी कैसे करनी है, ये सब चीज़ें डिटेल में मैं आप लोगों को बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो आज हमने दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर किया कि बॉडी टाइप आपको पता करना है, उसके हिसाब से योगा करना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।